हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने पुनः बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर पुनः लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रामर किस वर्ड से ली गई है, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, ग्रामर के प्रकार क्या हैं, ग्रामर के फादर कौन हैं। तो कल हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था कि हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो हम लोगों ने कल ये समझा कि लिंडले मूरे वाज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे, कल तो हम लोगों ने सीखा कि ग्रामर क्या है, ग्रामर कहाँ से ली गई है, एक प्रकार क्या है, उसके जनक कौन है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम अगर किसी भी टेंस को पढ़ते हैं या लिटरेचर को हम मान लीजिए पढ़ते हैं, मान लीजिए लिखा है कि मैं लखनऊ जाता हूँ, तो आप लिखते हो आई गो टू लखनऊ। ठीक है, आई कहाँ से आया, गो कहाँ से आया, टू कहाँ से आया, लखनऊ कहाँ से आया। आइए आज हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ से आते हैं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। हम जानते हैं अल्फ़ाबेट होते 26 हैं, लेकिन इन 26 का क्या प्रयोग है हमारे लिए, क्या यूज है, उनको हम लोग समझते हैं। लेकिन गाइस क्या हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान दिया है कि जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रामर के जनक कौन है, तो हम लोगों ने ये समझा कि लिंडले मूरे हैं। वैसे अल्फ़ाबेट के जनक कौन हैं हम लोग आज पढ़ेंगे। इनके जनक हैं मेसो अमेरिकन, सुमेरियन एंड मेसो अमेरिकन। तो आज हम लोगों ने जाना कि अल्फ़ाबेट के फादर कौन है, अल्फ़ाबेट के जनक कौन है। तो हम लोग बहुत ही इजी मेथड में बता सकते हैं कि सुमेरियन एंड मेसो अमेरिकन, SUMARIAN सुमेरियन एंड मेसो अमेरिकन MESSOAMERICAN, ये आपके जनक हैं अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट आप जानते हो बच्चों, है ना स्टूडेंट्स, कि कितने होते हैं, A to Z। ये हमारे क्या हैं? अल्फ़ाबेट हैं, ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं। अगर हमसे कोई कह दे कि अक्सर हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो ये जो वीडियो आपको मिल रहा है, मैं बना रहा हूँ, या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कोई 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे इसको अच्छे से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने फ्यूचर में इसको उपयोग कर सकते हैं। ताकि हम जब बेस किसी चीज़ का जानते हैं, जब हमें किसी चीज़ का बेस मिल जाता है, तो हमें कितने भी किसी भी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टीज आए, हमको उन डिफ़िकल्टीज में कोई समस्याएं नहीं होती हैं। आइए हम लोग ये समझें कि अल्फ़ाबेट किसने लिखा? सुमेरियन और मेसो अमेरिकन ने। ये समझा A to Z। गाइस हम यहाँ पर पूरा नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझते हो कि A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, अगर तुमसे कोई डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में आपको किसी भी प्रकार से टेंशन में नहीं रहना है, तुरंत बोल दीजिएगा। ए सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। मतलब आप अपने प्रकार से, अपने मेथड से किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हम जाने अल्फ़ाबेट A to Z आपके अल्फ़ाबेट हैं, और सुमेरियन और मेसो अमेरिकन ने इसको लिखा है। चलिए गाइस, जब हम लोग A से लेकर के Z तक ये समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट है, उसके बाद हमको समझ में आता है कि अगर हम बार बार जैसे हमें लखनऊ लिखना है, तो LUCKNOW। अब L भी कैपिटल, U भी कैपिटल, C भी कैपिटल, K भी, मतलब हर चीज़ कैपिटल, हर लेटर नहीं लिखा जा सकता है। तो अल्फ़ाबेट को डिवाइड किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया, कैपिटल लेटर्स और नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। बच्चों हम जानते हैं कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स।
कैपिटल मतलब आप जानते हो इस छापे के बड़े अक्षर, स्मॉल का मतलब आप जानते हो कि छापे के छोटे अक्षर। हम इनको एक एक करके आपको प्रकार बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं, लेकिन इसको हम लिखेंगे नहीं। आप अच्छी तरह समझते हो क्योंकि नर्सरी केजी से ही हमको ये सब रटाए जाते हैं, लेकिन आज हम बेसिक चीजें बता रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का बेस आपको बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन चीजों की हमें आवश्यकता है, ताकि जब हम बेस समझ लेंगे तो हम आपको भी क्लाज है, फ्रेज है, फिर टेंस है, इत्यादि चीजें हम बता सकते हैं। गाइज अल्फाबेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कैपिटल और स्मॉल। अब जैसे हमको लिखना है कैपिटल ए बी सी डॉट डॉट, ये हमारे क्या बन जाएंगे, कैपिटल है। अगर हमें स्मॉल लिखना है ए वी सी डी डॉट डॉट, यानी कि इनको कहते हैं छापे के बड़े अक्षर और इनको कहते हैं छापे के छोटे अक्षर। चलिए हम लोगों ने समझ लिया अल्फाबेट सुमेरियन मेसो अमेरिकन लिखा ए टू जेड, उसके बाद इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। अब हम जब ये जान लेते हैं कि 26 लेटर्स हैं स्टूडेंट्स, 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स में अभी हमको ये समझना है कि उसमें हमको अक्सर पढ़ाया जाता है कि वावेल, स्वर जिसको हिंदी में कहते हो स्वर, और उसके बाद कॉन्सोनेंट्स, क्या बताया जाता है, कॉन्सोनेंट। स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी कॉपी और पेन अपने पास रखिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूं आप इनको नोट करिएगा। जहां पर आपको नहीं समझ में आता है आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही हैं, तो तुरंत आप उसको कमेंट करिए और मैसेज बॉक्स के माध्यम से हम तक उसको पहुंचाइए। हम आगे और अच्छे से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद जब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अल्फाबेट्स को बांटा गया दो भागों, कैपिटल और स्मॉल, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कैपिटल स्मॉल को डिवाइड करने के बाद हमारे सामने बात आती है वावेल। वावेल जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर, क्या कहते हैं, स्वर। ये कितने होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वावेल्स। ये कितने वावेल्स हैं, 5 वावेल्स हैं, और इन 5 वावेल्स को हमको अच्छी तरीके से समझना है। ये 5 वावेल हैं। वावेल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। अच्छा, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स इसको कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। अब हम लोग समझ रहे हैं वावेल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। ये आपको कोई ये नहीं बताया जा रहा है कि ये तो हमको पढ़ाया जा चुका, नहीं, ये हर क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिटेबल है, क्योंकि मैंने कल आपको ग्रामर से शुरू किया, आज बिल्कुल यहां शुरू कर रहा हूं। धीरे धीरे आपको हर वीडियोज मिलते रहेंगे, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत बिल्कुल छोटे स्तर से, निचले स्तर से होती है। तो हमें किसी भी प्रकार से छोटी चीजों को, स्मॉल थिंग्स को कभी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर सफल व्यक्ति के पीछे, जो भी इस संसार में एक सफल व्यक्ति है, उससे अगर हम लोग उसकी सफलता का राज पूछते हैं मित्रों, दोस्तों, तो हमारे सामने यही बात उभर कर आती है कि हमें कभी भी अपने जीवन की शुरुआत, अपने लेवल की शुरुआत बिल्कुल स्मॉल थिंग से ही करनी चाहिए। आइए वावेल हम जान गए, ए ई आई ओ यू 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में 5 तो निकल गए भाई आपके वावेल में। अब बचे कितने, अब 26 में अगर 5 निकाला जाए तो बचे कितने, 21, यानी कि बी सी डी एफ जी एच जी के एल एम एन पी Q R S T V W X Y Z, these are consonants। ये आपके सामने क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। ये 5 क्या हो गए, ए ई आई यू, आपके 5 वावेल हो गए, बाकी आपके क्या है, कॉन्सोनेंट। लेकिन एक बहुत सीक्रेट बात है, बहुत ही गहरी बात है कि एक अक्सर लोग बोलते हैं सेमी वावेल, सेमी वावेल, जो स्वर के समान अर्थ रखता है, जैसे W एंड Y। ये दो जो हैं ये सेमी वावेल माने जाते हैं, W एंड Y।
W एंड Y को हम क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल। जैसे हमको वे लिखना है, WAY वे, और वे मीन्स क्या होता है, जब देखिए ये हिंदी में हमने लिखा वे लिखा, और वे मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है, वे मीन्स तरीका भी होता है ना। तो कहने मतलब जब हिंदी में उच्चारण करते हैं वे ए आया, तो यानी कि W एंड Y एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ बिना वावेल के अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चों ये जो दो वर्ड हैं, दो लेटर्स हैं W एंड Y, इनके साथ किसी न किसी वावेल का ऐड होना कंपलसरी और जुड़े ही रहते हैं। आइए, जब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि वावेल कितने होते हैं, 5 A-E-I-O-U, कॉन्सोनेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, B-C-D-F-G-H-J-K-L-M-N-P-Q R-S-T-V-W-X-Y-Z। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दो और भी डिवाइड किया, W एंड Y को अलग कर दिया, जिसको हम कहते हैं सेमी वावेल। तो वावेल कितने होते हैं, 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, बचे हुए आपके सामने लिखे हुए। फिर सेमी वावेल को मैंने अलग कर दिया, W एंड Y। अब ये सेमी वावेल क्या है, मैंने आपको बताया, ये जो अक्षर एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये अपने साथ, जैसे दे लिखना होता है, हमें क्या लिखना होता है, दे, T-H-E-Y, दे। अब दे देखिए, दे ए आया, कहने मतलब ये। तो हिंदी में जब इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो वहां पर वो स्वर का अर्थ निकलता है, तो हम वहां पर उसको सेमी वावेल के समान मान लेते हैं, क्योंकि ये दो अक्षर जो हैं ये अपने साथ जरूर एक न एक वावेल को रखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल समझ लिया। तो बच्चों जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं, देखिए धीरे धीरे हम लोगों ने कितना वो कर लिया, अल्फाबेट से चले थे, ग्रामर से चले थे, आज अल्फाबेट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, उसके बाद वावेल समझे, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ड। क्या करते हैं, वर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, शब्द। क्या होता है, शब्द। अब देखिए, अगर हम वर्ड पढ़ाना चालू कर देते, कह देते भाई हमने लखनऊ लिख लिया, LUCKNOW, लखनऊ। अब हिंदी में लिखते हैं हम लोग लखनऊ लिख दिया। ठीक है, अब लखनऊ क्या है, नाउन है। लखनऊ क्या है, नाउन है। अब नाउन में कौन सा नाउन है, प्लेस है। ठीक है, हमने माना, लेकिन कौन सा नाउन है, भाई नाउन है, प्लेस है, लेकिन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है। ठीक है, खैर अभी इन चीजों पे डिस्कस नहीं करना है, हमको केवल चर्चा करना है वर्ड पर। तो बच्चों वर्ड हम तभी आपको बता पाते जब आपको मैंने अल्फाबेट सिखा दिया, कैपिटल स्मॉल सिखाया, वावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल सिखा दिया। अच्छा, इस गलत फहमी में मत आप लोग रहिएगा कि 5 वावेल होते हैं, केवल इतने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, नहीं। अभी मैं आपको एक और गहरी जानकारी दूंगा जब अगले वीडियो पे मैं आऊंगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चर्चा करेंगे वर्ड पे। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोई आपको रटने की आवश्यकता नहीं, यार उस कॉपी में लिखा, उस किताब में लिख रहा है, उस बुक में लिखा है, आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है। उसके बाद जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि वर्ड की डेफिनेशन क्या है, तुरंत कह दीजिए अ सेट ऑफ लेटर्स। क्या, बहुत ही इजी लैंग्वेज, ए सेट ऑफ लेटर्स विच हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, या द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ओके, या और भी इजी मेथड में कई प्रकार डेफिनेशन अपने अपने स्तर से बनाई जाती हैं। अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है, अक्षरों का वह संग्रह जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे हमने लखनऊ लिख दिया, अब लखनऊ लिखे LUCKNOW, अब L को अलग कर दें, U को अलग कर दें, C को अलग कर दें, KNOW, मतलब अलग अलग इस वर्ड से अगर इन अक्षरों को अलग अलग कर दें तो ये बन जाते हैं लेटर्स। और जब इन अक्षरों को एक साथ हम मिंगल कर देते हैं, मिंगल मतलब जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर जब उसका कोई अर्थ निकलता है वही कहलाता है आपका वर्ड। आप कोई भी वर्ड उठा लीजिए, आपको जैसे रेड फोर्ट लिखना है, या फील्ड लिखना है, या क्रिकेट लिखना है, या किसी का नाम अम्ब्रेला लिखना है, तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, और वो शब्द तभी बनता है जब हम लेटर्स को अच्छी तरीके से समझते हैं। चलो ठीक है, हम लोग आ गए, वर्ड समझ लिए। अच्छा,
जब हम अक्षरों को जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है। अब वर्ड को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। देखिए हर एक बड़ी चीज की शुरुआत मैंने कहा था बिल्कुल निचले स्तर से होती है। अब देखिए हम लोगों ने कहां शुरुआत की थी? ग्रामर से। आज हम कहां पहुंच गए? सेंटेंस पर। अब देखिए सेंटेंस को भी हल्के में नहीं लेना है। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने प्रकार होते हैं? 2। अच्छी तरीके से भली भांति हम इनको समझते हैं। सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। अब देखिए अब सेंटेंस, चलिए सबसे पहले तो हम डेफिनेशन इसकी हम समझ लें। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे हमने वर्ड पढ़ा था कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, वैसे हम क्या कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग एंड हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स शब्दों का वह संग्रह जिसका अपना पूरा अर्थ प्रकट होता है और साथ ही साथ अपने साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। क्या कहते हैं? उद्देश्य। और प्रेडिकेट क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। चलिए अब हम लोग जाने कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा बात यहीं पर नहीं रुकेगी, बात यहीं पर नहीं रुकेगी, किसी भी कीमत पर हम अपनी बात को यहां पर नहीं स्टॉप करेंगे। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन अब सब्जेक्ट के भाई साहब कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड। क्वालिफायर, अच्छा इसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्वालिफायर का मतलब विशेषता, जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिफायर। और मेन वर्ड के बिना तो भाई सेंटेंस आपका बनना ही नहीं है। सेंटेंस जैसे एक लड़का, आपने कह दिया, यहां लिख दिया हमने एक लड़का। अब एक लड़का तो आप क्या कहोगे? ए बॉय। ठीक है। अगर इसको पूरे सब्जेक्ट की दृष्टि से देखें तो ए बॉय पूरा सब्जेक्ट है। अब तुम कहोगे सर कि यहां पर ए क्या है और बॉय क्या है, तो हम सीधे बिना किसी टेंशन के कह देंगे कि भाई ए आपका क्वालिफायर है और बी आपका मेन वर्ड है। तो आप समझ गए, अगर पूरा हम इसको कहेंगे तो सब्जेक्ट है और अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है? ये ए क्या है आपका? क्वालिफायर और बी की बॉय क्या है आपका? मेन वर्ड। चलिए खैर, अच्छा अब इधर की अगर हम चर्चा करें, मेन वर्ड केवल अकेला होता है, ये 2 3 4 नहीं होते हैं। देखिए अब इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। इसके कितने पार्ट हो जाते हैं? 3। एक हो जाता है डिटरमाइनर और दूसरा होता है क्वालिफायर और फिर तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। सब लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। देखिए सेंटेंस के कितने पार्ट बताए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट कितने पार्ट बताए? 2, क्वालिफायर और मेन वर्ड। आपको मैंने ये भी बता दिया कि क्वालिफायर, अगर मान लीजिए एक चीज ए बॉय एक लड़का, तो ए बॉय पूरा आपका क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन मेन वर्ड के पहले जो अक्षर आता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिफायर। ठीक है। अब यहां पर एक बात आपने, क्वालिफायर कितने पार्ट हुए? 3, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है। तो डिटरमाइनर जो है, डिटरमाइनर, अब ये नहीं समझ पा रहे डिटरमाइनर क्या है, क्वालिफायर क्या है, एडजेक्टिवल क्या? सर जी तो लगातार हमको अलग अलग तरीके से यार कंफ्यूज कर रहे हैं, बता। नो, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा था अभी एक लड़का, तो ए बॉय आपने कहा, वैसे मैंने थोड़ा सा एक चीज बढ़ा दी, एक अच्छा लड़का। ठीक है। केवल मैंने यहां पर क्या बढ़ाया? यहां पर एक चीज मैंने बढ़ा है, अच्छा लड़का। बाकी तो एक लड़का, अभी आप लिख देते एक लड़का, ए बॉय, एक लड़की, एक गर्ल, एक टीचर, अ टीचर, एक मेज, हमें जैसे बोल देते हैं, एक किताब, एक बुक। वैसे अब यहां पर आप लिखोगे ए गुड
बॉय। अब देखिए, अब आपको यहां पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर जानते हो क्या है, ये आपका मेन वर्ड है और मेन वर्ड के पहले गुड क्या है, अच्छा। कैसा लड़का, अच्छा लड़का। तो आप जान गए, विशेषता बता दिया, विशेषता बता दिया तो क्या बन गया, क्वालिफायर। क्योंकि जो विशेषता बताता वही हमारा क्या होता है, क्वालिफायर होता है, और उसके पहले जो है वही हमारा होता है डिटरमाइनर। अभी आपको जब अगले वीडियो पर आएंगे तो वहां पर डिटरमाइनर के भी अलग प्रकार बताएंगे, कितने होते हैं, उनका क्या प्रयोग है। अभी जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में चलेंगे तो उसका हम बहुत ही क्लोजली अध्ययन करेंगे। चलिए खैर, आज बेसिक कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना है किसी भी कीमत पर। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट कितने पार्ट हुए, 2, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अच्छा, क्वालिफायर के कितने पार्ट हुए, 3, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, ठीक है, हमने आपको बाकायदा वो बताया, मतलब एग्जांपल भी दिया। अब एक बात हमारे सामने आती है, सर आपने सब कुछ तो बता दिया, एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं समझाया। तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। फ्रेज कितने होते हैं, 3, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। तो एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब समझ गए, जो एडजेक्टिव होता है उसमें आपने केवल वन लगाया तो एडजेक्टिवल फ्रेज, जो विशेषता बताता है वही एडजेक्टिवल फ्रेज है, जो विशेषता बताता है वही एडजेक्टिवल फ्रेज है। ओके, तो ये जैसे इन द कॉर्नर, जैसे अ बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर, एक लड़का कोने में बैठा है। तो कहां बैठा है, कोने में बैठा है। तो इन द कॉर्नर, कॉर्नर में कौन बैठा, लड़का। तो यानी कि वो विशेषता इन द कॉर्नर किससे संबंधित है, लड़के से। इट मींस यहां पर क्लियर हो गया कि एडजेक्टिवल फ्रेज नाउन की ही विशेषता बताता है। चलो ये भी क्लियर हो गया। खैर, अब हम इसको, आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अब उसका डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं गाइस। अब चलो, अब हम लोग यहीं से समझ लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहा हूं और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ग्राफ के माध्यम से चलिए, यहां पर लिखा है वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वर्ब मीन्स आप हम जानते हैं क्रिया, इसे कहते हैं कर्म और इसे कहते हैं संपूरक। ओके, 3 है। तो प्रेडिकेट कितने पार्ट हुए, 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बात यहीं पर नहीं रुकेगी, बात यहीं पर नहीं रुकेगी। अब बात को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। जैसे प्रेडिकेट के 3 प्रकार हुए, वैसे इनके भी प्रकार होंगे। ठीक है, अब वर्ब के भी प्रकार होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए जैसे जैसे पढ़ाएंगे। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और लास्ट होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, ये देखिए ये 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए अक्सर हमारे बड़ी बड़ी किताबों में, बड़ी बड़ी बुक्स में लिखा हुआ है कि 2 ही पार्ट होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। खैर जो भी है, हम आपको सारी चीजें क्लियर कर देते हैं कैसे है इनका प्रयोग। ट्रांसिटिव वर्ब हम इसको कहते हैं बेटा सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। इसे कहते हैं संयोजक क्रिया। इसे कहते हैं विधि सूचक सहायक क्रिया, और इसे कहते हैं मुख्य क्रिया।
तो ये 5 प्रकार से आपको बताए गए हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयोजक क्रिया, विधि सूचक सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अब आपको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। इसको मैं अभी और भी डिटेल से बताऊंगा जब इन्फिनेटिव, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब इसमें जाएंगे तो भी और हम क्लियर करेंगे। यहां पर आपको समझा देता हूं इजी लैंग्वेज में समझिए। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, अर्थात वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि जो एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब ही है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिवाइज नहीं बनेगा गाइस, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका सेम, इसका विपरीत हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब वह क्रिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अच्छे समझ लीजिए, जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसे हम मतलब ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा कि इज, आर, एम, वाज, वर होता है। तो इज, आर, एम, वाज, वर किसका रूप होता है, बी का। किसका रूप होता है, बी का। अक्सर लड़के नहीं समझ पाते हैं कि जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाई जाती है तो वहां पर बी लगा होता है, टू बी लगा होता है। तो लड़के नहीं समझ टू बी है क्या, विद्वान जन हमारे बता देते हैं कि टू बी बेटा क्या नाम, लिंकिंग वर्ब है। अब हम ये भी क्लियर करेंगे। इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज एंड वर। तो यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, और सेकेंड फॉर्म मतलब जिसे कहते हो उसे कहते हो वाज, वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, बीइंग। यानी कि बीइंग, इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म, वाज, वर पास्ट फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, और बीइंग इसका फोर्थ फॉर्म इज आईएनजी फॉर्म। वैसे हम लोग समझ रहे हैं। वैसे अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी से मतलब समझ गए आप, प्राथमिक विधि सूचक सहायक क्रिया, और मॉडल का मतलब आधुनिक विधि सूचक सहायक क्रिया। तो हम इन चीजों को बहुत डिटेल से आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब आएगा वहां पर इसकी जानकारी अच्छे से देंगे। और भाई मेन वर्ब, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बुक को उठा लीजिए, आप देखिएगा कि अगर सेंटेंस लिखा होगा, पैराग्राफ लिखा होगा और एक सेंटेंस क्लियर किया गया होगा तो बिना मेन वर्ब के आपका सेंटेंस क्लियर नहीं होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट पर। किस पे चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं 2। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, और इनडायरेक्ट जैसे किसी ने कहा राम ने मुझे एक किताब दिया, राम ने मुझे एक किताब दिया, तो आप लिखते हो राम गेव मी ए बुक। राम ने मुझे किताब दिया, राम ने मुझे क्या दिया, एक किताब दिया। राम ने एक किताब किसको या किसे दिया, मुझे दिया। तो किसको और किसे लगा दोगे तो वहां पर निकल आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या लगा दोगे तो निकल आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने बहुत क्लियर कर देता हूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना है तो क्या लगा दो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना तो किसे या किसको लगा दो। किसे या किसको लगाओगे तो कोई सजीव व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट होगा, तो जब सजीव व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर निर्जीव वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट होगा तो वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लगाने से निकलता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे या किसको लगाने से निकलता है। चलिए इसकी भी हमें जानकारी हो गई। अब हम सामने एक बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव
सब्जेक्ट से बना सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कर्ता संपूरक और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब कर्म संपूरक। यानी कि पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक होना, अक्सर बोलते नहीं, तो संपूरक का मतलब जो वह शब्द जो सब्जेक्ट के अर्थ में वृद्धि करे। इंग्लिश में कह सकते हो द वर्ड विच इंक्रीज या ऐड द मीनिंग इन सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द जो सब्जेक्ट के अर्थ में वृद्धि करे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और वह शब्द जो ऑब्जेक्ट के अर्थ में वृद्धि करे उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इजी मेथड में समझ गए? तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सब्जेक्ट के अर्थ में वृद्धि करे, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ऑब्जेक्ट के अर्थ में वृद्धि करे। गाइज ये आपके रहे सेंटेंस के पार्ट्स, यानी कि ग्राफ के माध्यम से समझाया गया स्टेप बाय स्टेप। बढ़िया, इसको अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और कभी भी आपको सेंटेंस के पार्ट और काइंड्स में अंतर पूछ जाता है तो पार्ट्स दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उनके भी डिवाइड करके अलग अलग बताए गए पार्ट। ठीक है, जब हम टेंस में पहुंचेंगे तो आपको वहां ये भी क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सब क्या है, तो सब अच्छी तरह से समझाऊंगा। चलिए, खैर इन चीजों को समझने के बाद एक बात हम लोगों के सामने आती है कि सर ने हमको ये चीजें तो बता दी भाई कि वर्ड जोड़ दिया तो सेंटेंस बन गया, अब वो लेटर्स जोड़ा तो वर्ड बन गया, सेंटेंस जोड़ा तो इनके अलग अलग प्रकार, वर्ड जोड़ा तो सेंटेंस बन गया, लेटर्स जोड़ा तो वर्ड बन गया, अल्फाबेट्स भी समझा दिया। अब हम जब सेंटेंस जोड़ेंगे तो आएगा हमारे सामने क्लॉज, CLAUSE, और क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। इसकी डेफिनेशन ये होती है, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या इसको यूं समझ लीजिएगा, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग एंड हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लॉज। फिर से समझ लो आप लोग, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस which have its complete meaning and have also subject and predicate is called clause। यानी कि उपवाक्य वाक्यों का वह संग्रह है या शब्दों का वह संग्रह है जिसका अपना पूरा अर्थ प्रकट होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ठीक है ना? क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ क्लॉज। काइंड्स ऑफ क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लॉज, नंबर 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज, और नंबर 3 कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, 3 क्लॉज हुए, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम कहते हैं मुख्य उपवाक्य, और इसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य, और लास्ट है समान पदीय उपवाक्य। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्लॉज क्या है। क्लॉज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। ठीक है, तुरंत लिख लीजिएगा। प्रकार कितने होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, कोऑर्डिनेट क्लॉज, समान पदीय उपवाक्य। इनके हिंदी से ही समझ में आ गया होगा। मुख्य का मतलब आप जानते हो, जैसे किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल होता है। ठीक है भाई, मैं एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर केवल मैनेज की व्यवस्था करता है, मैनेजिंग की व्यवस्था करता है। बिल्डिंग कैसे, बिल्डिंग टूटी है उसको बनवाना है, फर्नीचर टूटा है। और जो प्रिंसिपल होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। वैसे सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो मुख्य उपवाक्य होता है। बच्चों, इसको हम जैसे प्रिंसिपल क्लॉज कह रहे हैं, इसको हम दूसरे अगर दूसरी तरीके से हम बोलना चाहें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी पर आप आश्रित नहीं होती, निर्भर नहीं होती, यानी स्वतंत्र क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे आश्रित उपवाक्य, समझ गए आप कि ये अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहता है, मीन्स निर्भर रहता है, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज और इसको डिपेंडेंट क्लॉज। ये स्वतंत्र है तो इंडिपेंडेंट, और ये इस पर आश्रित है तो डिपेंडेंट। तीसरी है कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे समान, अब समझ गए समान का मतलब, जैसे ये पूरा अर्थ प्रकट करता है वैसे ये भी, यानी कि
जैसे इंडिपेंडेंट क्लास प्रिंसिपल क्लास, वैसे इंडिपेंडेंट क्लास ये कोऑर्डिनेट क्लास भी आपकी होती है। अंतर ये है कि प्रिंसिपल क्लास और अगर सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ना है तो हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता होती है, जिसको अभी सिंथेसिस में आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा। और अगर प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ना है तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। जब हम कंजंक्शन में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको हम अलग अलग करके बताएंगे कि कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ताकि आपको परेशानी ना होने पाए। तो ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लास कितने होते हैं? 3, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हमने सेंटेंस को जोड़ दिया तो क्लास बन गई। उसके बाद बात आती है फ्रेज की। किसकी बात आती है? फ्रेज, PHRASE। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। इसको हम, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इट्स मीनिंग। मैंने कंप्लीट नहीं कहा, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर से समझ लो, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इट्स मीनिंग बट नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। क्या कहा मैंने? बट नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। फिर से समझ लो, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इट्स मीनिंग बट नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नाउन फ्रेज, दूसरा होता है बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा होता है एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज को हम कहते हैं संज्ञा वाक्यांश, और एडजेक्टिव फ्रेज को कहते हैं विशेषण वाक्यांश, और एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण वाक्यांश। संज्ञा यानी कि नाउन फ्रेज संज्ञा वाक्यांश, एडजेक्टिव फ्रेज विशेषण वाक्यांश, एडवर्ब फ्रेज क्रिया विशेषण वाक्यांश। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह रहे हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं। डरिए ना, अभी ये मिलेंगे। एडजेक्टिवल फ्रेज भी आपको सिंथेसिस में जब पढ़ाऊंगा तो जो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आएगा तो वहां पर एडजेक्टिवल फ्रेज से संबंधित सेंटेंस पूछे जाते हैं। एडवर्बियल फ्रेज का तो पूरा चैप्टर ही है, उसको भी हमें समझना है। ठीक है, आज हम लोगों ने ये समझा कि कल से हमने अपनी क्लास शुरू की तो कल से हमने देखा कि ग्रामर किस वर्ड से ली गई है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड से ली गई है। अच्छा, और कौन सा वर्ड है फ्रेंच का? ग्रामियर। उसके बाद ग्रामर की डेफिनेशन बताई मैंने आपको, उसके बाद काइंड्स बताए, उसके बाद आप लोगों मैंने बताया कि ग्रामर के जनक कौन है, लेनले मूरे। आज आपको मैंने बताया अल्फाबेट, वर्णमाला सुमेरियन और मेसो अमेरिकन ने लिखा, ए से लेकर के जेड तक इसको डिवाइड किया गया कैपिटल और स्मॉल में। उसके बाद वावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल, फिर वर्ड हम लोगों ने समझा, वर्ड के बाद हम लोगों ने सेंटेंस समझा, सेंटेंस के बाद क्लाज समझा, क्लाज के बाद फ्रेज समझा, फ्रेज आपको मैंने बाकायदा बायोग्राफ सेंटेंस के भी पार्ट बताए। ठीक है, कल आप लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से पुनः अब टेंस की ओर ले चलूंगा। जो चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं, अब हम लोग बेस बिल्कुल तैयार कर लें। अब कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर आएगा उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरी अपना पर्सनल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी किसी भी चैप्टर में नहीं आएगी। मैं आप लोगों से पूरा ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, और जहां तक मेरा अपना प्रयास रहेगा कि ग्रामर की कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आप लोग मैं इजी करके नहीं बताऊंगा। आप लोग बस कंधे से कंधा मिला करके, ताल से ताल मिला करके ऐसे ही डेली 20-25 मिनट का जो भी
वीडियो पड़ेगा, उसमें जो आपको लगे कंपलसरी चीजें उनको आप लिखिएगा। चूंकि कहा गया बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम लोग जब जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, तो हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि हम क्या होने वाले हैं, बट स्लोली एंड स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम लोग इस जीवन में आते हैं और बड़े होते जाते हैं, लोगों को देखते हैं कि हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसको देख करके हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं। तो परिवर्तन आना, क्योंकि संसार की ये रीत है कि व्यक्ति को जब अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है तो उस व्यक्ति को किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में उस व्यक्ति के विश्वास में कोई कमी नहीं ला सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल, दिस इज माय पर्सनल कॉन्फिडेंस एंड आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस कॉन्फिडेंस एंड नेवर यू विल बी डिफीटेड। थैंक यू। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार नए नए वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।